हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं प्री बोर्ड परीक्षा का जो यह पेपर सॉल्व किया जा रहा था। तो इस पेपर का कुछ प्रश्न सॉल्व हो चुका था। प्रश्न संख्या 4 के सभी खंडों को हल किए गए थे। आज उसी के आगे शेष बचे प्रश्नों को, लॉन्ग प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से लेकर और बाकी 5 के जितने भी खंड हैं उन सभी खंडों को, और साथ में इधर शेष बचे प्रश्न 6, 7, 8, 9 इन सभी प्रश्नों का आज सलूशन करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 5 का कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए तथा लेंज के नियम का महत्व भी समझाइए। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उस विद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस प्रकार जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा प्रवाहित हुई उसको प्रेरित धारा कहते हैं। तो इसी के संबंध में इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा था फैराडे ने, और इसके संबंध में 2 नियम दिया था। और उस 2 नियम में पहला नियम फैराडे का था कि जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ उसका परिमाण E, ये प्रेरित जो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर है, यानी E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं हम। तो ये पहले नियम के अंतर्गत बताया जाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। और दूसरे में बताया गया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिसको कि लेंज का नियम भी कहा जाता है। और इसमें लेंज के नियम का महत्व भी बताइए कहा जा रहा है। तो लेंज के नियम का महत्व यह बताया गया था कि जो प्रयोग किया था फैराडे ने कि जब चुंबक को तेजी से वैद्युत परिपथ के समीप चलाया जा रहा था तो वहां उसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती थी वह सदैव विरोध करती थी उस गति का, चुंबक के गति का। तो उसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम तेजी से वैद्युत परिपथ के समीप लाते हैं तो वैद्युत परिपथ के सामने वाला जो उसका तल होता था वो उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करने लगता था। भाई उत्तरी ध्रुव को, अगर चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उस वैद्युत परिपथ के समीप लाएंगे तो परिपथ का जो सामने का तल होगा वह उत्तरी ध्रुव के समान व्यवहार करेगा। तो दोनों उत्तरी ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण कार्य करेगा। अब उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम चुंबक को जब चलाएंगे तो वहां कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमें परिपथ में विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यानी यह ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। इसी प्रकार अगर वापस खींचा जाए तो तुरंत वहां जो तल का ध्रुव है वो बदल जाएगा, ध्रुवता उसकी बदल जाएगी। जब चुंबक को उसके उत्तरी ध्रुव को परिपथ से पीछे खींचते थे तब उस तल को हम कहेंगे वो दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करता था और उसके वापस जाने का विरोध करने लगता था। उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, वो दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करने लगा, यानी प्रतिकर्षण की जगह अब आकर्षण कार्य कर रहा है और उस आकर्षण के विरुद्ध वापस खींचा जा रहा है। तो वहां भी कार्य करना पड़ा आकर्षण के विरुद्ध। तो वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें परिपथ में प्राप्त होता है, जो कि प्रेरित धारा के रूप में प्रकट होता है। तो यही लेंज के नियम का महत्व होगा। अब इसमें आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 का खा। तो 5 के खा में कैसे सॉल्व करेंगे। भाई ये का वाला था, का वाले में हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखने थे, फैराडे के नियम और लेंज के नियम का महत्व। अब इस खा प्रश्न में देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि निम्नलिखित परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए तथा प्रतिरोधक एवं संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो एक वैद्युत परिपथ दिया हुआ है इस तरीके से, यहां इसमें एक संधारित्र लगा हुआ है और साथ में एक ओमीय प्रतिरोध, और ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है और इस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है 200 वोल्ट है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। और जो संधारित्र लगा हुआ है इसकी धारिता दिया है 15 माइक्रोफैरड और साथ में ओमीय प्रतिरोध R का मान दिया है 200 ओम।
ये दिया हुआ है। हमें इस परिपथ में विद्युत धारा I की गणना करनी है। I का मान निकालना है कि परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, या हम कह सकते हैं ये RMS वैल्यू, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा IRMS, ये निकालना है हमको। और हमें बताना है प्रतिरोधक तथा संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, यानी हमको निकालना है VR और साथ में VC, इतनी वैल्यू हमको इस परिपथ से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस परिपथ में अगर देखें तो यह परिपथ CR परिपथ है, CR परिपथ है। इसमें संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता C का मान दिया हुआ है 15 माइक्रोफैरड, ये 15 माइक्रोफैरड दिया है, और साथ में प्रतिरोध R जो दिया है वो 200 ओम दिया हुआ है, ये 200 ओम दिया हुआ है। और यहां देखिए जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, यानी VRMS कह सकते हैं, VRMS, ये VRMS वैल्यू दिया है 200 वोल्ट। और साथ में यहां आवृत्ति जो हर्ज में दिया हुआ है ये 50 हर्ज दिया है, 50 हर्ज। तो इतनी वैल्यू हमको मालूम है। अब सर्वप्रथम हम इसमें सबसे पहले ज्ञात करेंगे प्रतिबाधा कितनी है, और प्रतिबाधा ज्ञात करने से पहले इसका हमें धारतीय प्रतिघात की गणना करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो धारतीय प्रतिघात देखिए XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, XC बराबर 1/ओमेगा C, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf और इंटू C, ये हो जाएगा। तो यहां से XC बराबर 1/2πfC, ये मालूम चल गया। अब इसमें सारे मान मालूम है, C का मान दिया है, F का मान दिया है, इन सभी मानों को रख के सॉल्व किया जाएगा। और जब ये मान निकल आएगा XC का, तो अब हम इससे प्रतिबाधा Z बराबर निकालेंगे। प्रतिबाधा Z बराबर होता है CR परिपथ के लिए √R² प्लस XC², ये होता है। और XC का मान यहां से हमको सॉल्व करने पर मालूम चल जाएगा। तो यहां से XC का मान निकालने के बाद देखिए प्रतिबाधा Z जो होती है वो VRMS और IRMS के अनुपात के बराबर कही जा सकती है, VRMS अपॉन IRMS। और यहां से सॉल्व करेंगे तो R² की वैल्यू दिया ही है, R की वैल्यू 200 हो जाएगा, ये 200 का स्क्वायर, और प्लस XC। इस पूरी वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर हमको यहां से देखिए एक मान प्राप्त होगा। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 पाई का मान 3.14, F का मान 50 और C का मान यहां से मिल जाएगा 15 माइक्रोफैरड में दिया है, तो इसको फैरड में चेंज करके रखेंगे, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके फैरड में बदल लेंगे। अब यहां से देखिए 50 दूना 100, 100 का गुणा यहां कराएंगे 314 हो जाएगा, और 314 का गुणा 15 से करेंगे, इसको ऊपर ले चलिए 10⁻6 प्लस में ऊपर जाएगा, और बाकी राशियों को गुणा कराएंगे। तो यहाँ से 314 और 15 का गुणा होगा, 15 चौका 60, 15 का नम 15 और 6 21, और फिर 15 के 45 और 2 47, ये आ जाएगा 10⁻6 और बटा 4710। या इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से देखिए 1 2 3 4, 10⁻4 को अलग कर दें और 10⁻2 को अलग कर दें, और नीचे देखिए 4710 जो दिया है, इसमें से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर XC की वैल्यू निकाली जाए तो XC की वैल्यू आ जाएगी 1000/471। इसको भाग किया जाए 471 से 1000 को, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 बार में 2 1 9 2, 2 7 14, 2 चौक 8 1 9, यहाँ 8 बचेगा, और फिर 9 में 4 घटाएंगे 5, और यहाँ देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ एक बार जाएगा, ये 471, 10 में 1 घटाएंगे 9, और यहाँ 7 से 7 0, 5 में 4 1। अब यहाँ पॉइंट लगा ही है, एक 0 बढ़ाया जा सकता है, और फिर से पुनः ये 2 बार मैक्सिमम जाएगा। तो लगभग वैल्यू यहाँ 2.12 के आसपास हमको प्राप्त हो जाएगी। ये XC की वैल्यू हमको मिल रही है 2.2 और 10 का 1 2 और 10⁻2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये टोटल 6 घात थी, 4 घात हमने अलग करके 2 घात अलग किया था। अब यहाँ 2.12 10⁻2 ओम ये प्राप्त हो गया। अब इन सारी वैल्यू को रख देंगे। यहाँ देखिए इसको 100 से गुणा कर देते हैं, 212 के लगभग आएगा, 212। यहाँ 200 है और यहाँ 212 है, इनका होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। और VRMS की वैल्यू 200 दिया हुआ है, यहाँ से VRMS की वैल्यू 200 रख सकते हैं। देखिए इसको हम इस रूप में लिख दें, ऊपर VRMS की वैल्यू हो जाएगी 200 और नीचे आ जाएगा IRMS,
और यहाँ सॉल्व करेंगे अंडर रूट ये 200 का स्क्वायर, ये 212 का स्क्वायर, तो 212 का भी वर्ग कर देंगे, यहाँ 200 का वर्ग कर देंगे और इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 44,944। इस प्रकार इन दोनों का योग करेंगे तो योग करने पर हमको मिल जाएगा यहाँ 84,944 आ जाएगा। और इसका अगर वर्गमूल निकाले 84,944 का, तो इसका वर्गमूल 291.4 के आसपास आएगा। यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा ये 200 बटा IRMS, ये बराबर आ जाएगा 291.4। अब हम इसको ट्रांसपोज करके IRMS की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ये 200 बटा 291.4 आएगा और यहाँ से दशमलव को हटा के 0 बढ़ाएंगे, 2000 से इसको भाग कराएंगे तो इसको भाग कराने पर यहाँ हमको धारा की वैल्यू मिल जाएगी 0.686 एम्पियर। तो ये हमको पहला उत्तर प्राप्त होगा कि इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा IRMS 0.686 एम्पियर होगी। अब हमको बताना है इसमें कि प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर। तो देखिए प्रतिरोध R के सिरे पर विभवांतर निकालना है तो हम इस धारा की वैल्यू में IRMS में प्रतिरोध R का गुणा कर देंगे। IRMS की वैल्यू आई है यहाँ 0.686 और इसमें हमें गुणा कराना है R की वैल्यू का, तो R बराबर 200 ओम दिया है, ये 200 ओम दिया है और इनका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ से गुणा कराने पर जब 200 से गुणा कराएंगे तो हमको मिल जाएगा 137.2 वोल्ट, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध के सिरे पर वोल्टता। अब इसी प्रकार से हम संधारित्र के सिरे पर वोल्टता निकाल सकते हैं VC की वैल्यू, तो ये IRMS इंटू XC के बराबर होगा। XC मतलब धारतीय प्रतिघात, और XC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 212। यहाँ से देखिए 100 का गुणा करा के इसको हम 212 के रूप में लिख सकते हैं, 212 ओम। तो XC की वैल्यू मालूम है और IRMS आया है 0.868, इसको 212 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से इन दोनों का गुणा कराने पर हमको 145.4 के आसपास मिल जाएगा। 145.4 ये वोल्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यहाँ पहला आंसर हमको यहाँ मिला धारा की वैल्यू, और दूसरा आंसर यहाँ से मिल जाएगा प्रतिरोध R के सिरे पर वोल्टता, और ये तीसरा आंसर यहाँ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह प्रश्न हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें 5वें के ख खंड में अथवा करके एक प्रश्न नीचे और दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 150 तथा 600 है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट लगाई जाए तब ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात, और फिर कह रहा है द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ऊंचाई ट्रांसफार्मर है और उसका प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या दिया हुआ है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP से लिखा जाए तो ये 150 दिया हुआ है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS से लिखें, ये 600 दिया हुआ है। और साथ में कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता, तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता को VP से लिखें तो ये 220 वोल्ट लगाया जा रहा है, 220 वोल्ट की वोल्टता लगाई जा रही है। और हमको ज्ञात क्या करना है, तो इसमें हमें पहला निकालना है परिणमन अनुपात R का मान, और साथ में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, ये सेकंड में हमको निकालना है VS की वैल्यू, ये हमको निकालना है। तो यही प्रश्न ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कैसे इसके सॉल्व करेंगे। तो हम एक व्यापक सूत्र इसमें पढ़ चुके हैं कि NS और NP का अनुपात ये बराबर होता है VS और VP के अनुपात के, और ये बराबर होगा IP बटा IS, और इसी अनुपातों को हम परिणमन अनुपात R के बराबर कहते हैं। ये परिणमन अनुपात R के बराबर होता है, परिणमन अनुपात इसी को कहते हैं, इसी रेशियो को परिणमन अनुपात कहते हैं। तो परिणमन अनुपात R निकालना है तो हम सीधे प्रतिरोधों ये जो दोनों फेरों की संख्या है
द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यह भी परिणमन अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें पहला वाला जो हमको निकालना है परिणमन अनुपात, हम सीधे NS अपॉन NP करके निकाल सकते हैं। NS अपॉन NP, NS दिया है 600 और NP दिया हुआ है 150। सॉल्व करेंगे, ये 4 बार में भाग करने पर 4 बार में हमको विभाजित कर देगा। यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल, 15 एकम 15, चौका 60, यहाँ 4 हमको परिणमन अनुपात प्राप्त होगा। अब दूसरा हमको इसमें सेकंड भाग जो निकालना है VS की वैल्यू, तो VS की वैल्यू हम चाहे तो NS बटा NP VS बटा VP बराबर करके निकाल सकते हैं, या इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 4 के बराबर आई है तो हम सीधे यहाँ इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं VS अपॉन VP, ये परिणमन अनुपात R के बराबर, और R की वैल्यू 4 निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ से VS इक्वल टू क्या आएगा, R और VP का गुणनफल R इंटू VP। अब R का मान निकाला जा चुका है, 4 के बराबर है, और VP आया है, VP दिया है 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट दिया है, मल्टीप्लाई करा के यहाँ से देखिए 22 चौका 88, 880 वोल्ट आएगा। इस ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो 880 वोल्ट मिलेगा। अब इसी प्रकार देखिए इसमें 5 का ग खंड, 5 के ग खंड में दिया है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र E0 240 न्यूटन प्रति कूलम है तथा आवृत्ति न्यू 50 मेगाहर्ट्ज है। चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, कोणीय आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। देखिए 5 का ये खा के ही खंड में था, ये 5 खा का ही एक पार्ट है जो अथवा लगाकर नीचे दिया हुआ था। अब आगे यहाँ 5 का गा खंड का हम देखिए सोल्यूशन दे रहे हैं। 5 के गा में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान दिया हुआ है E0, E0 की वैल्यू दिया हुआ है 240 न्यूटन प्रति कूलम, और साथ में दिया हुआ है आवृत्ति, आवृत्ति न्यू की वैल्यू दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, ये 50 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है आवृत्ति। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, यानी हमको निकालना है B0 की वैल्यू, B0 की वैल्यू, और साथ में यहां कह रहा है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा ज्ञात करना है, ओमेगा इसमें निकालना है, और साथ में तरंगदैर्ध्य की भी गणना करनी है, यानी लैम्डा भी बताना है। तो ये 3 चीजें ज्ञात करनी है, और यह प्रश्न 3 अंक का है। तो देखिए 3 अंक के इस प्रश्न को कैसे सलूशन देंगे, तो हम एक संबंध पढ़ चुके हैं, E और B का अनुपात C के बराबर होता है, या E0 और B0 का अनुपात अगर कहा जाए E0 अपॉन B0, तो ये C प्रकाश की चाल के बराबर होता है। अब यहीं से हम निकाल सकते हैं, देखिए B0 निकालना है तो B0 बराबर यहां से क्या मिलेगा, B0 बराबर हम इसको ट्रांसपोज करके C यहां ले आएंगे, B0 यहां ले जाएंगे, तो यहां से हमको प्राप्त होगा E0 अपॉन C। अब E0 की वैल्यू दिया हुआ है 240, ये 240, और C है प्रकाश की चाल, 3 × 10 का घात 8 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, देखिए 3 से 24 काट देंगे, 3 8 24, 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, और साथ में एक 0 है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, ये तो ऊपर आ जाएगा 80, और इसको हम ऊपर ले चले तो यहाँ से देखिए B0 की वैल्यू आ जाएगी, B0 इक्वल टू हमको मिल जाएगा 80 को 8 × 10 बना दीजिए, 80 को 8 × 10, और इसको ऊपर ले चलेंगे तो ये 10 का घात -8 के रूप में जाएगा, और यहाँ से 10 की 1 घात और 8 घात घटेगा, तो 8 × 10 का घात -7 हमको प्राप्त हो जाएगा, और इसका मात्रक हम लिख सकते हैं टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ टेस्ला लिख सकते हैं, टेस्ला। ये आ जाएगा हमको चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। अब हमको निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा कोणीय आवृत्ति होती है, और हम जानते हैं कि कोणीय आवृत्ति ये 2 पाई न्यू के बराबर होगी, 2 पाई न्यू के बराबर यहां से निकाल सकते हैं। देखिए 2 पाई न्यू, तो 2 पाई का मान 3.14 और न्यू का मान दिया है 50 मेगाहर्ट्ज, तो मेगाहर्ट्ज है तो इसको हम 10 का घात 6 से गुणा कर सकते हैं, 10 का घात 6 से गुणा कर सकते हैं, मेगाहर्ट्ज है तो हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ 50 × 100 और 100 का गुणा 3.14 से कराएंगे तो ये मिल जाएगा हमको 314 × 10 का घात 6 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में हमको ये प्राप्त होगा। तो यहाँ कोणीय आवृत्ति भी मिल गई। अब हमको निकालना है लैम्डा की वैल्यू, तो आइए लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड है और सूत्र पढ़ चुके हैं लैम्डा के लिए। न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा, न्यू बराबर होता है सी बटा लैम्डा। तो इसी से हम लैम्डा बराबर अगर निकालें तो लैम्डा बराबर आ जाएगा सी बटा न्यू, सी बटा न्यू। अब यही हम सूत्र से मान निकाल लेंगे, 3 × 10⁸ बटा न्यू की वैल्यू दिया हुआ है 50 मेगाहर्ट्ज, तो इसको हम 50 × 10⁶ लिख सकते हैं। अब यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से इसमें से 10⁻² निकाल के गुणा करा दिया जाए तो ये हो जाएगा 300 10⁻6 और नीचे आ जाएगा 50 × 10⁻6। 10⁻6 दोनों बराबर है, कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 × 5 5 × 30, 6 बार में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ जाएगा 6 मीटर, लैम्डा बराबर 6 मीटर, ये हमको तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 का गा खंड भी समाप्त हुआ। अब आइए देखते हैं इसमें प्रश्न संख्या 5 का घा। तो 5 का घा खंड जो दिया हुआ है, 5 का घा, देखिए यहाँ 5 घा में क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का वर्णन कीजिए और साथ में कह रहा है फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखिए। फ्रिंजों की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि एक स्रोत से हम प्रकाश, कोई इस प्रकार से यहाँ एक स्रोत लेते हैं, प्रकाश स्रोत, यहाँ कोई प्रकाश स्रोत होता है और उससे जो प्रकाश निकलती है तरंगाग्र के रूप में, उसके आगे हम एक सिंगल स्लिट रखते हैं और फिर आगे कुछ दूरी पर एक डबल स्लिट का प्रयोग करते हैं, डबल स्लिट, और डबल स्लिट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से जो तरंगाग्र निकल रहा है उसके मार्ग में जब डबल स्लिट रखेंगे तो ये दोनों स्लिट जो होंगे ये नए स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और यहाँ से पुनः एक तरंगाग्र प्राप्त होगा, यहाँ से पुनः तरंगाग्र प्राप्त होंगे। अब इन दोनों तरंगाग्रों का अध्यारोपण होगा। इसमें कहा गया था, देखिए अध्यारोपण यहाँ से होने लगेगा इस तरीके से, एक तरंगाग्र इस स्रोत पर मिल रहा है और दूसरा इस स्रोत पर। तो इनके अध्यारोपण से यहाँ माध्यम के कुछ बिंदुओं पर आगे एक पर्दा रखा होता है, यहाँ कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। तो जहां दोनों तरंगाग्र समान कला में मिलते हैं, जहां दोनों तरंगाग्र समान कला में मिलते हैं वहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, जहां दोनों विपरीत कलाओं में मिलते हैं वहां न्यूनतम तीव्रता मिलेगी। तो इस प्रकार यहाँ जो जहां पर हमको अधिकतम तीव्रता मिलती थी, यहाँ देखिए एक डॉटेड और एक कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचते थे बीच में, ऐसे एक डॉटेड एक कॉन्टिन्यूअस, तो डॉटेड और कॉन्टिन्यूअस लाइन खींचते थे। इसी प्रकार यहाँ भी एक डॉटेड एक कॉन्टिन्यूअस लाइन बीच में खींचते थे। अब जहां जहां डॉटेड डॉटेड काट रही हो या कॉन्टिन्यूअस काट रही हो, उस कटान बिंदुओं को हम सर्किल से प्रदर्शित करते थे और जहां एक डॉटेड और एक कॉन्टिन्यूअस काट रही है उसको बिंदु से प्रदर्शित करते थे। तो जो सर्किल होता था उन सर्किलों को जब मिलाते थे तो यहाँ पर एक फ्रिंज का निर्माण होता था। देखिए एक रेखा दोनों सर्किलों को मिलाने पर। अब यहाँ इस प्रश्न को यंग के प्रयोग में हम देख चुके हैं, यंग के प्रयोग में कि जहां तीव्रता अधिकतम होती थी वहां पर हम सर्किल मिलता था, सर्किल ऐसे मिलता था। अब इसको अच्छे से बनाएंगे तो प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए इनको मिलाने पर एक रेखा प्राप्त होती थी, इसको प्रस्पंद रेखा कहते थे। और जहां पर न्यूनतम तीव्रता होती थी वहां बिंदु मिलता था, तो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा यहाँ प्राप्त होती थी, तो इसको निस्पंद रेखा कहते थे। तो प्रस्पंद और निस्पंद रेखाएं एकांतर क्रम में मिलती थी, एक प्रस्पंद एक निस्पंद इस तरीके से एकांतर क्रम में मिलती थी। तो सामने जो पर्दा रखा होता था वहां ब्राइट डार्क एकांतर क्रम में हमको फ्रिंजें प्राप्त होती थी, एकांतर क्रम में यहाँ फ्रिंज प्राप्त होती थी जिसकी चौड़ाई समान होती थी। तो एक दीप्त एक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती थी। यह यंग के प्रयोग में पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र। तो फ्रिंज चौड़ाई को W से लिखा जाए तो W बराबर D लैम्डा बटा D। इसमें कैपिटल D क्या है, तो डबल स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D लिखा गया था और यहाँ दो सिंगल स्लिटों के बीच की दूरी, या हम इसको कह सकते हैं इस स्लिट की चौड़ाई, इसको लिखा गया था स्मॉल d से, इसको स्मॉल d से लिखा गया था। तो इस आधार पर यहाँ फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र W बराबर D लैम्डा बटा D ये प्राप्त होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है
वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फ्रिंज चौड़ाई स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी ज्यादा होगी उतना ही हमको फ्रिंज चौड़ाई अधिक प्राप्त होगी, और जितना स्लिटों के बीच की दूरी अधिक होगी, स्मॉल डी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना फ्रिंज चौड़ाई हमको कम प्राप्त होगा, उतना ही फ्रिंज चौड़ाई घटेगा, और तरंगदैर्घ्य के बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो डी और लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है और स्मॉल डी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह बातें हम पढ़ चुके हैं। अब आइए देखते हैं इसमें अंगा वाला खंड जो दिया है, 5 का अंगा। 5 के अंगा खंड में क्या दिया हुआ है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताया जा चुका था। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में बताया था कि जब प्रकाश की किरणें, जब हम प्रकाश को किसी धातु के पृष्ठ पर गिराते हैं तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो उसी के संदर्भ में एक समीकरण आइंस्टीन ने दिया था और यह बताया था कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश के जो फोटॉन की ऊर्जा है वो 2 भागों में बंटती है। कुछ भाग उस ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में खर्च होता है और शेष भाग उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इसी कॉन्सेप्ट को आधार मानकर उन्होंने सूत्र निकाला था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित फोटॉन की ऊर्जा h न्यू माइनस कार्यफलन W, जो उस पृष्ठ का कार्यफलन होता था धातु के पृष्ठ का, उस कार्यफलन W को अगर घटा दिया जाए तो E के प्राप्त होगा, या E के गतिज ऊर्जा है। अगर हम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को m लिखें, अधिकतम वेग को v मैक्सिमम लिखें, तो इसी सूत्र को इस रूप में लिखा जाता था 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, और W को हम h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, W को h न्यू नॉट भी कहा जा सकता है, या h कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है इस रूप में 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। अब इसमें कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ बनाइए। तो इसमें ग्राफ एक खींचा गया था, ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। इस पर आवृत्ति न्यू लिया गया था, एक्स अक्ष पर आवृत्ति न्यू लिया गया था और वाई अक्ष पर लिया गया था अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया था। और इनके बीच जब ग्राफ खींचा गया था तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त हुआ था। ये ग्राफ प्राप्त हुआ था, यानी ये ग्राफ सरल रेखा प्राप्त हुई थी। यहां 0 लिया जाए, नीचे यहां देखिए कुछ अंताखंड काट रहा था, तो इस अंताखंड को प्रयोगों द्वारा -b के बराबर लिखा गया था, -b, और इस आवृत्ति को न्यू नॉट कहा गया था। इसमें प्रश्न में कहा रहा है कि ग्राफ में देहली आवृत्ति दिखाइए। तो देहली आवृत्ति यही आवृत्ति होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति कि उससे कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकते। तो यह न्यूनतम आवृत्ति होती है। इस पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 0 होती है, ई के की वैल्यू 0 है। न्यू नॉट आवृत्ति देहली आवृत्ति होती है, इसको हमें ग्राफ में प्रदर्शित करना था। और साथ में कह रहा है ग्राफ के ढाल से क्या प्रदर्शित होता है, ग्राफ के ढाल से क्या प्रदर्शित होता है। तो ग्राफ की ढाल अगर देखी जाए, यहां से ग्राफ की ढाल नियतांक प्राप्त होता है। ये ग्राफ की जो ढाल है, ढलान, ये नियत रहता है, इसको a माना गया था प्रयोगों द्वारा। ग्राफ की ढाल ये a होती है। तो इस पूरे समीकरण यहां एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ई के और न्यू के बीच खींची गई ग्राफ जो है वो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस सरल रेखा का जब समीकरण बनाते हैं तो इस सरल रेखा का समीकरण हमको मिला था। इस सरल रेखा का समीकरण अगर निकाला जाए, यहां से देखिए, जो यहां जो हमको सूत्र आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मिला है
उसी रूप में यहां सरल रेखा का एक समीकरण प्राप्त हुआ था, प्रयोगों द्वारा निकाला गया था, ई के बराबर ए न्यू माइनस बी, ये प्राप्त हुआ था। तो इस ग्राफ के आधार पर ही आइंस्टीन ने जो ये प्रकाश वैद्युत समीकरण जो दिया है, इस समीकरण की इसी से पुष्टि हो गई थी, ग्राफ के अध्ययन से ही पुष्टि हो गई थी। यहां कहा गया था कि गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है और आवृत्ति गतिज ऊर्जा में यह संबंध दिखाया गया था, और एक को कहा गया था कि यह सार्वत्रिक नियतांक है। अगर भिन्न भिन्न धातुओं के लिए ग्राफ खींचा जाए तो उन भिन्न भिन्न धातुओं के लिए ग्राफ में यहां बी की वैल्यू और साथ में ई के गतिज ऊर्जा की वैल्यू, इसमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन ढलान ए वाला सभी धातुओं के लिए नियत एक सार्वत्रिक नियतांक प्राप्त होता है। तो इसी आधार पर यहां देखिए जो समीकरण इन्होंने दिया था आइंस्टीन ने, उसमें यहां जो एच आया है एक सार्वत्रिक कांस्टेंट है, इसको प्लांक नियतांक कहा था, बाद में इन्होंने कहा प्लांक नियतांक। और जो कांस्टेंट मिला था बी, जो यहाँ बी की वैल्यू एक मिला है, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होती है, तो इसको कार्यफलन कहा गया, ये डब्ल्यू के तुल्य है। ये सभी धातुओं के लिए कार्यफलन जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको कार्यफलन कहा गया। और एक को बाद में प्लांक नियतांक एच, आइंस्टीन ने कहा कि यह सार्वत्रिक कांस्टेंट जो आया है ये प्लांक नियतांक एच होगा, और इस बी को कार्यफलन डब्ल्यू का नाम दिया गया, और इसी के तुल्य यह समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्राप्त हो गया था। अब आइए प्रश्न संख्या 6। तो इसमें छठा प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या सिद्धांत है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत बताना है, और साथ में कह रहा है किरचॉफ नियम की सहायता से इसे समझाइए, यानी किरचॉफ नियम का प्रयोग करके हमें समझाना है। तो किरचॉफ नियम का प्रयोग हमें व्हीट स्टोन सेतु पर करना है। तो व्हीट स्टोन सेतु जो होती है वो एक प्रतिरोधों की विशेष व्यवस्था होती है। व्हीट स्टोन सेतु प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ये यहां चार प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि इन चार प्रतिरोधों से एक समांतर चतुर्भुज निर्मित किया गया, और इस समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण में हम स्रोत लगा देते हैं, कोई सेल का प्रयोग कर देते हैं, और साथ में दूसरा विकर्ण जो होता है उसमें एक धारामापी लगाते हैं। इस दूसरे विकर्ण में एक धारामापी का प्रयोग करते हैं, यहां एक धारामापी का प्रयोग किया गया है। अब यहां देखिए इस प्रकार से संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों को इस प्रकार से हम यहां इसमें लगाते हैं, समायोजित करते हैं कि इस धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। हम इस प्रकार संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस स्थिति को कहते हैं संतुलन की अवस्था, यानी सेतु को संतुलित कहा जाएगा। इस समय सेतु संतुलित है, और सेतु जब संतुलन की अवस्था में होती है तो इसमें संलग्न भुजाएं, इस चतुर्भुज में जो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात है वो अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के ठीक बराबर होता है। तो यहां अगर कहा जाए इसको P से और इसको Q और ये R और इसको S लिखा जाए, तो यहां जो संबंध मिलेगा P और Q का अनुपात ये R और S के अनुपात के ठीक बराबर होगा। ये कब होगा? जब अविक्षेप की अवस्था होगी, यानी जब सेतु संतुलित होगा। तो संतुलित जब सेतु होगा या अविक्षेप की अवस्था में, अविक्षेप की स्थिति में कहा जाता है कि इसमें दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार इस व्यवस्था को हम व्हीट स्टोन कहते हैं, और इस सिद्धांत को व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए किरचॉफ के नियम के आधार पर इस सूत्र की पुष्टि करनी है हमको। यहां कह रहा है किरचॉफ नियम की सहायता से इसे समझाइए। तो किरचॉफ मतलब किरचॉफ भी कह सकते हैं। तो यहां देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम अगर लगाया जाए तो इसको हम बंद पास मान सकते हैं, इसको बंद पास 1 और इसको बंद पास 2। अब जो धारा बह रही है यहां से देखिए, यहां अविक्षेप की स्थिति मतलब जो धारा इसमें जा रही है वो पूरी की पूरी धारा इधर निकल जा रही है, और जो धारा इधर जा रही है वो पूरी की पूरी धारा इधर चली जा रही है।
इसी कारण से हमको धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है। यह परिपथ में प्रवाहित धारा इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा। अब यहां देखिए किरचॉफ का नियम लगाया जाए, किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो किरचॉफ का द्वितीय नियम इसमें लगाया जाए तो द्वितीय नियम देखिए, पहले बंद पास में लगाने के लिए हम मुख्य धारा की दिशा डिसाइड करेंगे, चाहे इसके आधार पर चाहे इसके आधार पर। तो चलो इसको हमने मुख्य धारा की दिशा मान लिया कि मुख्य धारा की दिशा ये है। तो इतने भाग में पहले बंद पास में पास 1 के लिए देखिए, पास 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बनेगा? तो यहां देखिए इस बंद पास के विभिन्न खंडों में धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस प्रतिरोध में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए यहां देखिए इसका प्रतिरोध P माना गया और धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को अगर कहा जाए I1, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इस परिपथ में हमने मान लिया I2 धारा और सेल से चलने वाली धारा को I कह दिया। तो जो धारा I1 इधर जा रही है वही धारा I1 इधर निकल रही है, जो इधर से I2 जा रही है वही धारा I2 इधर जा रही है और पुनः ये दोनों मिलकर यहां धारा I प्राप्त हो रहे हैं। अब पास 1 में अगर देखा जाए तो देखिए धारा है I1 और संगत प्रतिरोध है P, और फिर आगे बढ़े तो यहां देखिए इसमें धारा जो जा रही है वो मुख्य धारा के विपरीत है, तो यहां माइनस चिन्ह के साथ इसको दिखाएंगे I2 × R और इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहां विद्युत वाहक बल 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए अगर, तो यहां से हमको मिल जाएगा I1P बराबर I2R। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। अब दूसरे बंद पास में अगर लगाया जाए पास 2 के लिए, तो पास 2 के लिए देखिए यहां इसमें मुख्य धारा की दिशा इसको अगर कहा जाए तो इस प्रतिरोध में मुख्य धारा की दिशा में धारा बह रही है, तो इसको लिखेंगे I1 × Q और यहां देखिए इस प्रतिरोध में मुख्य धारा के विपरीत धारा बह रही है, तो माइनस में लिखेंगे I2S और इसमें कोई सेल नहीं है इसलिए विद्युत वाहक बल 0। यहां से हम सॉल्व करें तो I1Q बराबर I2S ये लिखा जा सकता है। अब समीकरण 1 को 2 से भाग करा दीजिए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए। यहां भाग करने पर क्या मिलेगा? I1P और यहां हो जाएगा I1Q और इधर आ जाएगा I2R और यहां मिल जाएगा I2S। I2 कैंसिल, I1 कैंसिल। यहां देखिए हमको क्या मिल गया? P/Q बराबर R/S। ये हमको किरचॉफ के नियम से हमने व्हीटस्टोन सेतु को समझा दिया कि इस प्रकार से द्वितीय नियम का प्रयोग किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं, इसमें अथवा वाला एक पार्ट है। ये प्रश्न संख्या 6 में एक अथवा लगा हुआ है। प्रश्न में कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए। किरचॉफ नियम मतलब किरचॉफ नियम। तो किरचॉफ नियम को लिखना है तो किरचॉफ नियम 2 नियम होते हैं, पहला बताया गया है। पहले को हम संधि का नियम या धारा नियम के नाम से जानते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो पहला नियम किरचॉफ का क्या है? विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ये बताया गया। और दूसरा नियम क्या है? दूसरे नियम को हम पास का नियम कह सकते हैं या वोल्टता नियम के नाम से जानते हैं। तो दूसरा नियम यह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग आपस में बराबर होते हैं। यानी किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग और उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर यहां क्या कहा गया कि धारा और प्रतिरोधों का, धारा और उसके संगत जो भी प्रतिरोध हैं उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो ये दूसरा नियम है। तो ये दो नियम है किरचॉफ के। और इसमें कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ एक परिपथ दिया हुआ है, इस परिपथ में हमें ज्ञात करना है बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर और संधारित्र पर आवेश। आइए देखते हैं कैसे इस परिपथ में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए एक परिपथ में संधारित्र भी बीच में लगा हुआ है। अब संधारित्र अगर लगा हुआ है तो हम जानते हैं जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाह होना शुरू होगा ये संधारित्र आवेशित होना शुरू हो जाएगा। और संधारित्र जब पूर्ण आवेशित हो जाएगा तो उस अवस्था में इस परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाएगा। भाई संधारित्र जब आवेशित हो जाएगा तो उस अवस्था में यह धारा इस परिपथ में प्रवाहित ही नहीं होगी। तो यहां जिस परिपथ में संधारित्र लगा हुआ है उस परिपथ में धारा शून्य कही जाएगी। इस अवस्था में धारा यहां प्रवाह होगा ही नहीं। तो देखिए इस भुजा में धारा शून्य होगी, ये बात क्लियर हो गई। संधारित्र लगा हुआ है और आवेशित होने के बाद इसमें धारा प्रवाह नहीं। जैसे ही यहां धारा से जाएगा सेल से धारा इस संधारित्र के प्लेट पर जाएगी, प्लेट आवेशित होना शुरू होगा और पूर्ण आवेशित हो जाने पर इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहां से जो धारा प्रवाहित होगी वो सीधा इस प्रतिरोध में और फिर इधर से आकर इस परिपथ में प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार हमें पूरे परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध मिलता है उस तुल्य प्रतिरोध को अगर निकाला जाए तो तुल्य प्रतिरोध देखिए क्या होगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इस प्रतिरोध को R से लिखें तो 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम, 2 + 3 + 1, तो ये तुल्य प्रतिरोध यहां से मिल जाएगा हमको 6 ओम। 6 ओम तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। अब 6 ओम अगर तुल्य प्रतिरोध मालूम चल गया तो अब हम धारा निकाल सकते हैं। देखिए धारा कैसे निकालेंगे। टोटल यहाँ जो सेल लगा हुआ है उसका विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट लगाया गया और कुल परिपथ में जो प्रतिरोध कार्य कर रहा है वो 6 ओम का है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I अगर निकाला जाए तो I बराबर हमको मिल जाएगा विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो ये 24 और नीचे 6 से भाग कर देंगे तो यहां से 4 एम्पियर की धारा ये प्रवाहित हो रही है। 4 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। हमको बताना क्या है, तो बताना है हमको ए और बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच विभवांतर और साथ में संधारित्र पर आवेश। तो अब धारा मिल गया। अब हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा कि यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यह प्रतिरोध 2 ओम वाला इस संधारित्र के प्लेटों पर यहाँ जो विभव है वही विभव इस पर होगा। भाई ये दोनों समांतर क्रम में और साथ में ये पूरा परिपथ समांतर क्रम में। तो हम कह सकते हैं यहां से कि जितना वोल्टेज 2 ओम प्रतिरोध पर होगा उतना ही इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा, उतना ही इन दोनों बिंदुओं के बीच होगा। तो वोल्टेज समान होगा, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो अब हम धारा निकाल चुके हैं। जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, जो धारा 2 ओम वाले में बह रही है उसको I कहा जाए, तो वही I इसमें भी बह रही है, वही I इसमें भी आ रही है। धारा समान है, इस परिपथ में धारा नहीं जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में लेकर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर परिपथ की धारा 4 एम्पियर निकाल लेंगे। अब देखिए 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा है 4 एम्पियर। तो इसके सिरे पर हम वोल्टेज निकाल लें। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर, तो विभवांतर देखिए कितना होगा। तो इसके सिरे पर अगर विभवांतर निकाला जाए तो विभवांतर देखिए प्रतिरोध है 2 ओम और धारा कितना है, प्रतिरोध है 2 ओम और धारा है 4 एम्पियर। तो 2 × 4 करेंगे तो 8 वोल्ट आ जाएगा। यानी इस 2 ओम प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर जो होगा वो 8 वोल्ट होगा। और इसमें चूंकि धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, देखिए 4 ओम प्रतिरोध के सिरे पर अगर कहा जाए विभवांतर तो ये 0 होगा, क्योंकि 4 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इस ब्रांच में धारा में प्रवाह, यहाँ इस ब्रांच में कोई धारा नहीं बह रही है, इस कारण से 4 ओम के सिरे पर विभवांतर 0। अब अगर इन दोनों बिंदुओं पर विभवांतर 2 ओम के विभवांतर के बराबर है तो हम कहेंगे जो विभव यहाँ 8 वोल्ट लग रहा है वो संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर होगा। तो यहां से हम दिखा सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर ये हमको मालूम चल गया
इस विभवांतर को अगर BC से लिख दिया जाए तो ये भी 8 वोल्ट ही होगा, 8 वोल्ट। जो 2 ओम प्रतिरोध के सिरे पर है वही संधारित्र के प्लेट पर विभवांतर कहा जाएगा। अब विभवांतर यहां से मिल गया। अब देखिए यही विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच जितना है यहां से यहां तक भी होगा। लेकिन यहां देखिए जब संधारित्र पूर्ण आवेशित हो गया तो संधारित्र का एक प्लेट धन आवेशित और उतना ही आवेश दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश होगा। अब यहां से देखा जाए तो यह बिंदु जो होगा वो ऋण बिंदु होगा, यह ऋण आवेशित बिंदु होगा। और अगर ये ऋण आवेशित बिंदु है तो यहां देखिए ऋण आवेशित ये टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो यहां से इस भाग को अगर देखा जाए तो ये दोनों सिरे ऋण आवेशित बिंदुओं से जुड़े हुए हैं। भाई इन दोनों प्रतिरोधों की बात करें तो इन दोनों प्रतिरोधों में विभव पतन होगा, इन दोनों प्रतिरोधों में विभव पतन होगा। जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होगी तो विभव पतन होगा, यानी ऋण वोल्टेज इनके सिरों पर उत्पन्न होगा। हम कह सकते हैं इनके सिरे पर ऋणात्मक वोल्टेज उत्पन्न होगा। भाई अगर कहा जाए यहां से यहां इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्टेज 8 वोल्ट कब आएगा, 8 वोल्ट कब आएगा? बैटरी के सिरे पर यहां बैटरी के जो सिरा लिया गया यहां 24 वोल्ट लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल, तो 24 वोल्ट अगर है तो ये 8 वोल्ट कैसे इसके सिरे पर होगा? भाई 8 वोल्ट कैसे होगा? तो इन दोनों में विभव पतन होगा। ये ऋण आवेशित सिरा है, ये भी ऋण आवेशित सिरा है, तो निश्चित ही इन दोनों पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो ऋण आवेशित होगा। तब इन तीनों वोल्टेजों का जो परिणामी होगा वो यहाँ 8 वोल्ट हमको प्रदर्शित होगा, 8 वोल्ट वो प्रदर्शित होगा। तो आइए देखते हैं, यहां से अगर कहा जाए हमें ए और बी के बीच निकालना है तो पहले इस वोल्टेज ड्रॉप को निकाला जाए कि यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और जब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मालूम चल जाएगा और चाहे यहीं से निकाल लिया जाए, हमें ए और बी के बीच निकालना है तो ए और बी के बीच निकालने से पहले यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस चीज को हम निकाल सकते हैं। 1 ओम प्रतिरोध में विभव पतन 1 ओम प्रतिरोध में विभव पतन, तो यहां देखिए कितने का विभव पतन हो रहा है। तो प्रतिरोध है 1 ओम और बहने वाली धारा है 4 एम्पियर, तो धारा गुणे प्रतिरोध किया जाए तो यहां से 4 वोल्ट का विभव पतन हो रहा है। ये 4 वोल्ट का विभव पतन हो रहा है, यानी निगेटिव वोल्टेज यहां कार्य कर रहा है 4 वोल्ट का। और इसमें अगर कहा जाए विभव पतन 3 ओम वाले में तो इसमें 12 का, तो 12 यहां और 4 यहां, 12 4 16 का विभव पतन होगा। तब अगर कहा जाए बैटरी के सिरे पर 24 है और इन दोनों में 16 माइनस हुआ तो 24 में से 16 घटेगा तब यहां 8 आएगा, तब यहां 8 वोल्ट प्रदर्शित होगा। लेकिन हमें बताना है ए और बी के बीच कितना होगा, ए और बी के बीच कितना होगा। तो देखिए ए और बी के बीच हम निकाल सकते हैं, तो ए और बी के बीच विभव कितना होगा, तो यहाँ 24 है और 4 इसमें विभव पतन होगा तो 20 वोल्ट यहां से कह सकते हैं, 20 वोल्ट। अतः ए व बी, ए तथा बी के बीच विभवांतर, ए तथा बी के बीच विभवांतर, तो देखिए यहाँ 24 दिया हुआ है विद्युत वाहक बल इसका और यहाँ विभव पतन हो रहा है 4 वोल्ट का, तो 24 में से 4 घटेगा 20 वोल्ट कह सकते हैं, 20 वोल्ट ये ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। यानी पहला वाला यहां से आंसर हमको प्राप्त हो रहा है, फर्स्ट वाला यहां कैलकुलेशन पूरा हो रहा है। तो पहला पार्ट का उत्तर हो जाएगा 20 वोल्ट। अब इसमें बताना है संधारित्र पर आवेश, तो संधारित्र पर आवेश की गणना देखिए कैसे करते हैं। तो संधारित्र के प्लेटों पर विभवांतर मालूम है और हम जानते हैं आवेश क्यू बराबर होता है धारिता गुणे वोल्टेज, धारिता गुणे वोल्टेज। और धारिता दिया है 10 माइक्रोफैरड, धारिता दिया है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 गुणे 10 का घात -6 लिख सकते हैं, या माइक्रोफैरड में ही हम उत्तर दे सकते हैं। तो माइक्रो कूलाम में हमें आंसर मिल जाएगा। तो सी को हम 10 माइक्रोफैरड अगर लिखे और वी का मान यहाँ कितना होगा, संधारित्र के प्लेटों पर विभवांतर 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो ये 10 माइक्रोफैरड है और ये 8 वोल्ट है, इसलिए यहाँ जो भी उत्तर आएगा वो माइक्रो कूलाम में मिलेगा, माइक्रो कूलाम। तो 80 माइक्रो कूलाम कह सकते हैं, 8 धान्यम 80 माइक्रो कूलाम, ये उत्तर होगा। संधारित्र के प्लेट पर आवेश 80 माइक्रो कूलाम। इस प्रकार छठवां प्रश्न का दोनों
समाप्त हुआ। अब ये 7वां प्रश्न है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए व्यंजक की स्थापना कीजिए। तो हम जानते हैं 7वें खंड में एक सूत्र स्थापना किया गया था, n बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर n माइनस 1 बटा आर। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इसी का हमें डेरिवेशन करना है। ये उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ के लिए अलग अलग है, तो ये उत्तल पृष्ठ का पूछा जा रहा है, तो उत्तल पृष्ठ का ये डेरिवेशन इसमें करना है। या अथवा लगा है, अथवा लगा के एक दूसरा खंड भी दिया है कि एकल रेखा छिद्र से प्राप्त विवर्तन प्रारूप को बनाते हुए प्रारूपों में निम्निष्ठों व उच्चिष्ठों की स्थिति अंकित कीजिए। तो देखिए एकल रेखा छिद्र वाला जो था उसमें विवर्तन प्रारूप कैसे दिखाया गया था, कुछ इस रूप में प्राप्त हुआ था। एक मुख्य उच्चिष्ट मिला था और इसके बगल में गौड़ उच्चिष्ट प्राप्त हुए थे, ये गौड़ उच्चिष्ट इस तरीके से। ये सिंगल स्लिट वाले केस की है। यहां तीव्रता दिखाया गया था, इस पर तीव्रता दिखाया गया था, इंटेंसिटी आई को प्रदर्शित किया गया था और साथ में इस अक्ष पर थीटा दिखाया गया था। ये मुख्य उच्चिष्ट था और इसके दोनों ओर मुख्य उच्चिष्ट ये मिला था, इसको कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट, मुख्य उच्चिष्ट, और इनको कहेंगे गौड़ उच्चिष्ट। और इनको कहा जाएगा निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ होगा, प्रथम निम्निष्ठ, ये द्वितीय निम्निष्ठ, इस तरीके से दोनों ओर निम्निष्ठ भी प्राप्त होंगे। तो ये हमको यहां दिखाना था कि एकल रेखा छिद्र से प्राप्त विवर्तन प्रारूप को बनाते हुए, तो प्रारूप इस तरीके से प्राप्त हुआ है। और यहां देखिए जो कोणीय दूरी मिला था, यहां कितना मिला था, एक सूत्र बताया गया था, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस यम लैम्डा। ये निम्निष्ठों की स्थिति के लिए सूत्र था, निम्निष्ठों की स्थिति के लिए सूत्र था। यहां हमें निम्निष्ठों व उच्चिष्ठों की स्थिति अंकित करना है। तो इसी सूत्र से देखिए साइन थीटा बराबर क्या आएगा, साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा बाई ई। अब यम का मान 0 रखेंगे तो मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त हो जाएगा, एम का मान 1 रखेंगे तो प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति मिलेगी। तो यम का मान 1 रख दिया जाए और थीटा को अगर छोटा ले लिया जाए, थीटा अगर बहुत छोटा है तो हमको निम्निष्ठों की स्थिति प्राप्त होगी प्लस माइनस लैम्डा बाई ई प्लस माइनस 2 लैम्डा बाई ई प्लस माइनस 3 लैम्डा बाई ई। इस तरीके से हमको निम्निष्ठों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये निम्निष्ठों की स्थिति है। और गौड़ उच्चिष्ठों की स्थिति अगर कही जाए, ये निम्निष्ठों के लिए है, और गौड़ उच्चिष्ट के लिए अगर कहा जाए तो गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति जो होगी उसके लिए हम फार्मूला लिख सकते हैं, थीटा बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2 ई 5 लैम्डा बाई 2 ई और यहां 7 लैम्डा बाई 2 ई। इस तरीके से ये गौड़ उच्चिष्ठों की स्थिति है। और यहां देखिए ये लैम्डा बाई ई प्लस में इधर रहेगा, ये 2 लैम्डा बाई ई, ये 3 लैम्डा बाई ई, और इधर अगर चले तो उतनी ही दूरी पर है माइनस में लैम्डा बाई ई, माइनस में 2 लैम्डा बाई ई, माइनस में 3 लैम्डा बाई ई। तो ये स्थिति हमको प्रदर्शित करना था, इसमें यही चीजें दिखानी थी, निम्निष्ठों और उच्चिष्ठों की स्थितियों को अंकित करना है। फिर कह रहा है प्रयुक्त संकेतों को समझाइए। तो संकेत इसमें बता देना है कि लैम्डा प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, ई क्या है, स्लिट की चौड़ाई है, ई स्लिट की चौड़ाई को कहा जाएगा। अब यहां कहा जाए मुख्य उच्चिष्ट की कुल कोणीय चौड़ाई, तो यहां से यहां तक कुल कोणीय चौड़ाई मुख्य उच्चिष्ट की 2 थीटा कही जाएगी। इतना अगर थीटा से लिखा जाए, देखिए थीटा बराबर क्या है, प्लस माइनस लैम्डा बाई, यानी प्लस साइड में भी लैम्डा बाई थीटा है और दूसरे थीटा माइनस में, तो ये टोटल 2 थीटा हो जाता है, 2 थीटा। और इसको लिख सकते हैं 2 लैम्डा बटा ई। ये फार्मूला है मुख्य उच्चिष्ट के लिए। अब इसमें देखिए इसी पर आधारित एक न्यूमेरिकल भी है, कह रहा है कि 1 × 10⁻⁻5 मीटर चौड़ी वाली झिर्री, चौड़ाई वाली झिर्री पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अभिलंबवत आपतित हो रहा है। विवर्तन प्रारूप के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई
केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई निकालनी है, तो इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें देखिए दिया हुआ ई की वैल्यू, ई की वैल्यू दिया हुआ 1 × 10⁻⁻5 मीटर में, और साथ में लैम्डा की वैल्यू दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करें तो 6 × 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू अगर रख दिया जाए इस सूत्र में तो हमको प्राप्त हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा, देखिए 2 × 6 × 10⁻⁻7, और नीचे आ जाएगा ई की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5। यहाँ 6 और 2 का गुणा हो जाएगा 12, इसको ऊपर ले जाएंगे, 5 में 7 घटेगा 10⁻−2 आएगा, तो इतना आ जाएगा ये रेडियन में, रेडियन में, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.12 रेडियन। ये हमारा आंसर होगा इस वाले प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख कुछ इस तरीके से ये खींचा गया था। ये मूल अवस्था थी n = 1, निम्नतम ऊर्जा स्तर, फिर n = 2, प्रथम उत्तेजित अवस्था n = 3, द्वितीय उत्तेजित अवस्था n = 4, इसी तरीके से एंड सो ऑन ऊपर तक जाता था। अब इसमें देखिए ऊर्जा के लिए एक फार्मूला बताया गया है। इसमें कह रहा है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में nवीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, nवीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगर कहा जाए तो nवीं ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहां दिया है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी फार्मूले से हम इन सब की ऊर्जाएं निकाल सकते हैं। n = 1 रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n = 2 रखेंगे जब, तो यहाँ 4 से भाग करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर n = 3 रखेंगे तो 9 से यहाँ भाग करना पड़ेगा तो माइनस में आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से n = 4 रखेंगे तो यहाँ 16 से भाग करना पड़ेगा तो ये माइनस में मिल जाएगा हमको 8, और ये हो जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्राप्त होगा। तो इनकी ये ऊर्जा हो जाएगी, ये ऊर्जा स्तर है। अब यहां कह रहा है बामर व पाश्चन श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा। तो देखिए जब उच्च ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तब लाइमन रेखा प्राप्त होती है, लाइमन वहां प्राप्त होता है श्रेणी। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है तब यहां से प्राप्त होगा हमको प्रथम बामर स्पेक्ट्रम। अब इससे उत्सर्जित होने वाला जो फोटॉन है उसकी ऊर्जा बतानी है, हमें इसकी ऊर्जा बतानी है। ये बामर श्रेणी के लिए है, बामर श्रेणी के लिए इसकी ऊर्जा को अगर EB लिखा जाए तो बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा बतानी है। और साथ में कह रहा है कि पाश्चन की भी बताइए। तो पाश्चन क्या होगा, पाश्चन जब उच्च ऊर्जा स्तर से n = 3 में ट्रांजिशन हो रहा हो तब यहां से जो फोटॉन उत्सर्जित होगा उसकी ऊर्जा, तो इसको कहेंगे पाश्चन श्रेणी का ये प्रथम रेखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं EP। अब इस EP और EB की गणना करनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो EP और EB की गणना करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए एक फार्मूला बताया गया है। बामर श्रेणी के पहले सदस्य, बामर श्रेणी के पहले सदस्य, और चाहे यहीं से हम सीधे निकाल सकते हैं भाई, ऊर्जा अंतर यहां से निकाल के हम सीधे ऊर्जा बता सकते हैं। इससे निकालने वाले फोटॉनों की ऊर्जा यहां से बताया जा सकता है। तो जो फोटॉन यहां से निकल रही है उसकी ऊर्जा क्या होगी, EB बराबर यहाँ देखिए उच्च ऊर्जा स्तर है, इसकी ऊर्जा है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें से हमको घटाना है ये निम्न ऊर्जा स्तर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इनका अंतर अगर लिया जाए तो EB बराबर यहाँ कितना मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3.4 और ये माइनस में 1.51। अब इनका अंतर ले लिया जाए तो उत्सर्जित जो प्रथम रेखा का है ऊर्जा हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो घटा दीजिए, 3.4 में 1.51 घटाएंगे तो यहाँ हमको मिल जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे ये 9 हो जाएगा, और 13 में से 5 घटाएंगे 8, और 7 में हाथ 2 में से 1 घटाएंगे 1,
यानी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमको प्राप्त हो जाएगा। ईबी यानी यहां से जो उत्सर्जन हो रहा है उस स्पेक्ट्रम रेखा का ऊर्जा बताना था। इसमें कह रहा है बामर व पाश्चन श्रेणी की प्रथम रेखा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको ईबी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पाश्चन की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा बता सकते हैं। तो पाश्चन वाला देखिए n बराबर 4 से 3 में हो रहा है पहली रेखा के लिए, तो पहली रेखा के लिए n बराबर 4 से 3 में हो रहा है, तो ईपी बराबर क्या लिख सकते हैं, ईपी बराबर चौथी कक्षा का या चौथे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है माइनस में 0.85 और तीसरे का है माइनस में 1.51। अब इनका अंतर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.51 प्लस में और माइनस में 0.85। अब इनका अंतर निकाल लेंगे कितना आएगा, 1.51 में से 0.85 घटाएंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, और फिर 14 में से 8 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ मिल जाएगा हमको 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा यहाँ से 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मिल जाएगा। यानी जो पाश्चन स्पेक्ट्रम रेखा से हमको ऊर्जा मिल रही है, यानी बामर और पाश्चन श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा, तो बामर वाले की ऊर्जा है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पाश्चन वाले के प्रथम स्पेक्ट्रम की जो रेखा मिल रही है, प्रथम स्पेक्ट्रम रेखा की ऊर्जा वो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पाश्चन वाले की ऊर्जा कम है। तो इस प्रकार यह खंड खत्म हुआ। अब आइए इसमें 8वां का एक और खंड है, इसमें देखिए 8वां प्रश्न का ये अथवा वाला एक खंड है, ये 8वां ही था, इधर लगाया गया था। अब इसमें कह रहा है नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए। तो नाभिकीय संलयन बताया गया, जब दो हल्के नाभिक बहुत तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आकर परस्पर संयुक्त हो जाते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और नाभिकीय विखंडन, जब कोई भारी नाभिक किसी तीव्रगामी न्यूट्रॉन आकर कोई उस पर बमबारी किया जाता है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराता है किसी भारी नाभिक पर, तो वो लगभग तुलनीय द्रव्यमानों में विभक्त होता है, दो लगभग तुलनीय द्रव्यमानों के नाभिक प्राप्त होते हैं। तो इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहा गया था। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दो घटनाएं हैं, हल्के नाभिकों का संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण नाभिकीय संलयन, या भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में वियोजन नाभिकीय विखंडन का रूप होता है। तो देखिए अब इसमें दिया हुआ है कि ड्यूट्रॉन के लिए कह रहा है ड्यूट्रॉन तथा हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जाएं। तो यहाँ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम E/A से लिखते हैं, E/A। अब ड्यूट्रॉन के लिए पहले कह रहा है ड्यूट्रॉन यानी 1H2, इसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया हुआ है X1। ड्यूट्रॉन तथा हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः X1 व X2 है। तो ये हो गया ड्यूट्रॉन के लिए। और E/A का मान 2He4 ये हो गया हीलियम नाभिक के लिए, इसका दिया हुआ है X2 के बराबर। और यहां कहा जा रहा है कि यदि दो ड्यूट्रॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। यानी दो ड्यूट्रॉन है 1H2 + 1H2, ये दोनों संलयित हो रहे हैं और साथ में 2He4 का निर्माण कर रहे हैं। तो निश्चित ही जब संलयन होता है तो वहां संलयन के दौरान द्रव्यमान क्षति होता है और उसके तुल्य ऊर्जा प्राप्त होती है गामा फोटॉन के रूप में। तो हमें इसी गामा का मान निकालना है, जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी ऊर्जा का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो निश्चित ही अगर कहा जाए इन दोनों के ड्यूट्रॉन जो संलयित हुए हैं, इन दोनों द्रव्यमानों का जो योग होगा वो हीलियम के द्रव्यमान से अधिक होगा। अब जितना अधिक है हम उन्हीं का अंतर ले लेंगे। यानी यहां से अगर कहा जाए गामा जो ऊर्जा है कैसे निकालेंगे, तो दो ड्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है, दो ड्यूट्रॉन के तुल्य ऊर्जा ये E1H2, यानी ड्यूट्रॉन की जो ऊर्जा है, एक ड्यूट्रॉन की ऊर्जा है उसको डबल कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 ड्यूट्रॉन के तुल्य ऊर्जा मिल जाएगा। और इसमें से एक हीलियम नाभिक की ऊर्जा को घटा देना है।
हीलियम नाभिक के तुल्य जो ऊर्जा है उसको घटाना है, तब हमको गामा मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दो नाभिकों, जो ड्यूट्रॉन के तुल्य जो ऊर्जा है उसमें से एक हीलियम के तुल्य, हीलियम नाभिक के तुल्य ऊर्जा को घटाना है। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दिया है, मतलब यहां द्रव्यमान संख्या से भाग किया गया है। तो अब यहां से देखिए, अगर हम निकाले इस सूत्र से ई निकाले 1H2 मतलब ड्यूट्रॉन के तुल्य ऊर्जा अगर निकाला जाए तो ड्यूट्रॉन के तुल्य ऊर्जा कैसे निकलेगी? यहां देखिए द्रव्यमान संख्या ड्यूट्रॉन का 2 है, तो 2 से यहां भाग किया गया तब x1 है, और अगर हम x1 में 2 का गुणा कर दें तो हमको एक ड्यूट्रॉन की तुल्य ऊर्जा मिल जाएगी 2x1। इसी प्रकार एक हीलियम नाभिक के तुल्य ऊर्जा अगर निकाला जाए तो यहां देखिए जो द्रव्यमान संख्या है 4 है, परमाणु क्रमांक 4 है, सॉरी परमाणु भार इसमें 4 है, तो ए की वैल्यू यहां 4 रखने पर ये x2 के बराबर आया है। अगर यहां 4 से गुणा कर दें x2 में तो हमको ये ऊर्जा मिल जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे E2He4, यानी हीलियम नाभिक जब नष्ट होगा तो उसके तुल्य जो ऊर्जा मिलेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसमें 4x2 के बराबर होगा, 4x2 के बराबर होगा। यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, ये 4x2 हो जाएगा। अब यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, गामा की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ देखिए आगे 2 है और एक ड्यूट्रॉन नाभिक के तुल्य ऊर्जा तो 2x1, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2x1, फिर माइनस एक हीलियम नाभिक के तुल्य ऊर्जा 4x2। अब यहां 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ये भी हो जाएगा, 4 ये भी हो जाएगा, दोनों में 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यह x1 माइनस x2 ये हमारा उत्तर होगा। यही हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा। इसमें यही कहा जा रहा है कि यदि 2 ड्यूट्रॉन संलयित होकर एक हीलियम नाभिक बनाते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो मुक्त ऊर्जा गामा जो होगी वह 4 × x1 माइनस x2 के बराबर होगी। अब देखिए इस पूरे, इसका देखिए 9th क्वेश्चन, इस पूरे पेपर का ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें 2 खंड हैं, अथवा लगाकर एक दूसरा भी खंड दिया है। यहां देखिए पीएन संधि डायोड की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। तो पीएन संधि डायोड इलेक्ट्रॉनिक का है, इसमें कार्यविधि बताना है। तो फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अलग अलग 2 बायसिंग किया जाता है कि जब हम पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं और जब एन क्षेत्र को, यानी इस तरीके से ये पीएन संधि डायोड होता है, पीएन संधि डायोड, और इसमें ये एन टाइप होता है और ये पी टाइप होता है, और इसको जब हम बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसको ऋण टर्मिनल से, तब ये फॉरवर्ड बायस में होता है। और इसका उल्टा जब करते हैं, इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो ये फॉरवर्ड बायस कहा जाएगा, फॉरवर्ड बायस, अग्र अभिनति। और जब उल्टा जोड़ दिया जाए कि बैटरी का जो ऋण सिरा है उसको हम पी क्षेत्र से, इस पी वाले क्षेत्र से ऋण सिरा और एन वाले क्षेत्र से धन सिरा जोड़ दें तो ये रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। तो इसी पर हमें पूरी कार्यविधि बतानी है कि कब इलेक्ट्रॉनों के गति से धारा बह रही है, कब कोटरों के गति से धारा बह रही है। तो ये पूरा क्रियाविधि इसमें हमें बताना है 9वां में, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि की व्याख्या। अब साथ में इसी में एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है, ये 5 नंबर के प्रश्न है 6 से लेकर 9 तक। तो इसमें दिया है कि दिए गए परिपथ में एक परिपथ दिया हुआ है, तो परिपथ देखिए कैसा दिया है, ये है। यहां एक डायोड लगा हुआ है, पीएन संधि डायोड, इसको डी से लिखा गया, और साथ में यहां एक रेजिस्टेंस है और यहां एक बैटरी का इस्तेमाल किया गया। और ये बाह्य प्रतिरोध जो दिया है आर, इसकी वैल्यू दी हुई है 100 ओम, 100 ओम, और यहाँ 3.5 वोल्ट की ये बैटरी है और ये डायोड है। तो प्रश्न में कह रहा है दिए गए परिपथ में डायोड डी को एक बाह्य प्रतिरोध आर बराबर 100 ओम तथा 3.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है। यदि डायोड की रोधिका, रोधिका यानी अवरोधक विभव, यहां पोटेंशियल बैरियर की बात कर रहा है, डायोड की रोधिका विभव या अवरोधक विभव 0.5 वोल्ट है, तो परिपथ में धारा बतानी है, इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है। तो देखिए इसमें रोधिका विभव दिया हुआ है, जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी बात यहां दिया हुआ है। पोटेंशियल बैरियर कितना दिया है
ये पोटेंशियल बैरियर दिया हुआ है, आर बी लिख सकते हैं। पोटेंशियल बैरियर ये दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर कार्य कर रहा है। रोधिका विभव, तो अब यहां बताना है परिपथ में धारा। तो देखिए बी इफेक्टिव कितना होगा, बी इफेक्टिव प्रभावी विभव, जो प्रभावी विभव कार्य कर रहा है वो बैटरी का जो यहाँ विद्युत वाहक बल दिया है 3.5 वोल्ट, उसमें से हमें इस पोटेंशियल बैरियर को घटाना होगा, तब भी इफेक्टिव मालूम चलेगा। उसी भी इफेक्टिव के कारण इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो यहां से देखिए 3.5 में 0.5 घटाया जाएगा और यहाँ टोटल बी इफेक्टिव मिलेगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का यहाँ विभवांतर क्रिएट होगा जिसके कारण धारा बहेगी। अब धारा हम निकाल सकते हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर बी इफेक्टिव अपॉन आर। बी इफेक्टिव का मान है 3 वोल्ट और आर का मान दिया हुआ है 100 ओम। यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, आर का मान इसमें 100 ओम दिया हुआ है और बी इफेक्टिव हो जाएगा 3 वोल्ट। तो 3 को 100 से भाग कर देंगे तो यहां हमको मिल जाएगा 0.03 एम्पियर, ये मिल जाएगा 0.03 एम्पियर। या इसी को अगर कहा जाए तो मिली एम्पियर में हम लिख सकते हैं 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब देखिए इसमें अथवा लगा हुआ है और एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, बायो-सेवर्ट तथा कूलाम के नियम की समानताएं व भिन्नताएं लिखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं बायो-सेवर्ट नियम जो मिला था वो एक तार के निकट, कोई एक तार है, एक सीधा लंबा तार है, इसके निकट इसके अति सूक्ष्म खंड के कारण भाई एक धारावाही चालक लिया जाता था और इस धारावाही चालक के एक सूक्ष्म खंड, इसको बराबर खंडों में विभक्त किया जाता था, सूक्ष्म खंड डीएल लिया जाता था। इसके कारण आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र यहां से मिलता था, डीबी बराबर μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मिलता था। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। और जबकि कूलाम का नियम जो है वो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बताता है। कूलाम का नियम जो है वो वैद्युत बल को बताता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये बताता है। यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र अल्पखंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताता है और कूलाम का नियम जो बताता है वह दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बता रहा है। अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है और यहाँ जो वैद्युत बल है ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। तो इसमें कुछ समानताएं भी है, कुछ भिन्नताएं भी हैं। ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, ये अल्पखंड के कारण है और ये बल जो है वो दो आवेशित कणों के कारण है। कोई भी आवेशित कण हो सकता है। इसकी जो सीमा है वह बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत बड़े वस्तु पर भी ये लागू हो सकता है। और यहाँ यह एक लंबे तार में छोटे से खंड के कारण है। अगर बड़े खंड के कारण पूरे तार के कारण निकालना है तो हम यहाँ समाकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस डायरेक्शन में धारा हमने दिखा दिया कि इसमें धारा प्रवाह हो रहा है, तब यहाँ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके केंद्र पर। अब इसकी त्रिज्या कुंडली की आर अगर मान ली जाए तो इस सूक्ष्म खंड डीएल के कारण यहाँ ये कोण बना रहा है, सूक्ष्म खंड थीटा कोण यहाँ निर्मित कर रहा है, यहाँ कोण थीटा निर्मित कर रहा है। तो ये त्रिज्य कोण होने के कारण ये थीटा 90 डिग्री होगा और यहाँ इसको अति सूक्ष्म खंड डीएल कहें। यहाँ देखिए अति सूक्ष्म खंड के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करें तो μ0/4 पाई आईडीएल साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह पे साइन 90 लिखा जाएगा क्योंकि त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पर कहा जाए तो वो लंब होती है 90 डिग्री का कोण। ये त्रिज्य कोण जो यहाँ बन रहा है वो 90 डिग्री होगा। अपॉन त्रिज्या आर स्क्वायर लिया गया है तो यहाँ त्रिज्या आर को आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए इस केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है इसकी वैल्यू बी कैसे निकालेंगे, तो इसी का हम समाकलन करके बी निकालते थे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर देंगे डीबी का। तो यहां से हमको मिल जाएगा μ0/4 पाई आई साइन 90 का मान 1 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर
और यहाँ डीएल का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे वृत्त की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो बी बराबर मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डीएल को 2 पाई आर लिखा जाएगा, 2 पाई आर। यहां हमको पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से यहाँ 4 कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, आर से एक आर का स्क्वायर कैंसिल होगा। कुल मिलाकर यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो मान मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये मिल जाएगा। कि अगर कोई धारावाही लूप है, अगर कोई धारावाही लूप है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, और यदि फेरों की संख्या n हो, यदि n फेरे हो, यदि n फेरे हो, यानी जो लूप लिया गया उसके n फेरे, तब क्या होगा, तो इसमें n गुणा हो जाएगा, तब उस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, जहां आर त्रिज्या है। तो यह फार्मूला बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके एक धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार यह पूरा पेपर आज कंप्लीट हो रहा है, और फिर अब अगले दिन हम एक नए क्लास के साथ आएंगे। धन्यवाद।